नमस्कार विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के साहित्य के एक वर्ग राज्य आश्रित काव्य पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम राज्य आश्रित काव्य और उनके लेखक आदि पर चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले आदिकाल के साहित्य की विशेषता पढ़ ली थी। हमने धर्माश्रित काव्यों की चर्चा कर ली है और आज की जो चर्चा का विषय है वह है राज्य आश्रित काव्य। आइए देखते हैं राज्य आश्रित काव्य में सबसे पहला काव्य क्या आता है। देखिए यहाँ पर है रासो काव्य। रासो काव्य चूँकि अधिकांशतः चारणों में और ध्यान दीजिएगा अधिकांशतः शब्द का प्रयोग है, अर्थात सभी नहीं, अधिकांशतः इसे चारण जो कि राज्य आश्रय में पले बढ़े हैं और काव्य लिखते थे द्वारा किया गया है, इसलिए इसे रासो काव्य कहा गया और राज्य आश्रित काव्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। आइए हम जानते हैं कि रासो काव्य का अर्थ क्या है। रासो शब्द की उत्पत्ति और अर्थ के संबंध में विभिन्न विद्वानों में एक मत नहीं है, यहाँ विवाद है। तो हम इन सब विद्वानों के मत को एक बार जांच लें और अपनी समझ से जो भी अर्थ स्वीकार कर सकें वह करें। आइए हम जानते हैं विद्वानों के मतों को। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक प्रमुख नाम है गारसाद तासी। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय नामक मूल शब्द से मानी है। इसी प्रकार कविराजा श्यामलदास काशी प्रसाद जायसवाल ने इसे रहस्य शब्द से उत्पन्न माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और मूल ढांचा आजकल उन्हीं के इतिहास का स्वीकार किया जाता है, उन्होंने रसायन शब्द से इसकी उत्पत्ति स्वीकार की। उनके अनुसार कालांतर में यह रूप बदलकर रास या रासो शब्द के रूप में प्रचलित हुआ। नरोत्तम स्वामी और दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे राशक शब्द से उत्पन्न मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रासक नामक छंद है और काव्य भेद के आधार पर ही राशक शब्द से राशो की व्युत्पत्ति उन्होंने स्वीकार की है। राजस्थानी शब्द के अंतर्गत रसिक शब्द बाद में रासो हुआ, यह कथन है नरोत्तम स्वामी जी का, और यह शब्द कथा काव्य के अंतर्गत प्रचलित नरोत्तम स्वामी जी ने माना है। चंद्रबली पांडे जी ने भी इसे रासक शब्द की देन माना है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में रासक की गणना उपरूपक के में हुई है। संदेश रासक के डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार 29 मात्रा का एक रासक छंद है जिससे इसकी व्युत्पत्ति हुई है। उनके अनुसार ये जो रासो ग्रंथ है ये रासक छंद प्रधान काव्य है, इसलिए इन्हें रासो कहा गया है। आगे चलकर रासक छंद गायन प्रधान हो गए और रास काव्य के आधार बने। इसमें वीर और श्रृंगार की भावनाएं भी गाने जाने लगी। अपभ्रंश के आचार्यों ने जो रासो काव्य का उल्लेख किया है उसमें कोमल और पुरुष भावों की अभिव्यक्ति भी हुई है। इसी प्रकार एक मत रासो शब्द राजस्थान के प्रचलित रासो शब्द का ही प्रयोग निकालते हैं, जिसका अर्थ होता है बात, घटना या कथा। राजस्थान में प्राय कुतूहलपूर्ण घटनाओं के अंदर कहते हैं ना, यो कई रासो छे।
यह बात है, क्या कथा है, क्या कांड है। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। रासो ग्रंथों का प्रणयन राजस्थानी परंपरा के ज्ञाता चारण कवियों ने अधिक किया है, साथ ही कथा काव्य भी है। इस तरह से रासो शब्द के बारे में हमने चर्चा की और विभिन्न विद्वानों के मत पढ़े। आइए हम बात करते हैं कि रासो जो काव्य है उसमें प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए आप इसको ध्यान से। जो सबसे पहली रचना है या पहले कवि हैं अगर हम कहें इसके अंदर, तो दलपति विजय। दलपति विजय की खुमाण रासो को इस काव्य के अंतर्गत लिया जा सकता है। इसकी भाषा राजस्थानी है और यह वीर रसपूर्ण प्रबंध काव्य है। राजा खुमान की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। आगे हम बात करते हैं नरपति नाल नामक कवि की, जिन्होंने बीसल देव रासो नामक काव्य रचा। बीसल देव का रासो 1212 इसका काल माना जा रहा है, 1212 संवत। श्रृंगार रस की यह रचना है, उसमें भी वियोग श्रृंगार अधिक है। यह 4 खंडों में है और यह वीर गीत जैसा प्रबंध काव्य है। जगनीक कवि ने परमाल रासो लिखा, परंतु आज यह परमाल रासो अपने रूप में नहीं मिलता। आज यह आला खंड के रूप में गाया जाता है और यह भी एक वीर गीत है, वीर गीतात्मक, वीर गाथात्मक रचना है। जिस रासो ग्रंथ की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वह चंदर बरदाई द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए। यह जो पृथ्वीराज रासो है यह प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह हिंदी का महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य माना जाता है। डिंगल भाषा में रचा हुआ है और राजा पृथ्वीराज का वर्णन इसमें किया गया है। इसको पूरा इनके पुत्र जगनीक ने किया था। इस तरह से रासो ग्रंथ में सबसे प्रमुख चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है। इस ग्रंथ का अगर हम मूल रस देखें तो वीर रस और श्रृंगार रस है। इसमें 69 अर्थात 69 समय में यह विभाजित ग्रंथ है और इस संबंध में हम विभिन्न विवादों को भी देखेंगे। पृथ्वीराज रासो को अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा विवाद आता है वह है इसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में। इस पर हम एक अलग सी वीडियो में चर्चा करेंगे और यह एक प्रश्न बनता है विभिन्न विश्वविद्यालय के परीक्षाओं में, एमए और बीए के विद्यार्थियों के लिए, कि पृथ्वीराज की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों के विचार दीजिए। तो इस वीडियो का आप ध्यान से देखिएगा। हम जल्दी ही पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और उससे संबंधित विवादों पर एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आगे हम बात करते हैं केदार भट्ट जयचंद प्रकाश द्वारा लिखा गया है 1224। यह एक प्रबंध काव्य है। यह भी वीर रस की रचना है। इसी तरह से मधुकर भट्ट जय मयंक जस चंद्रिका, जिसकी रचना 1243 में हुई, यह भी एक प्रबंध काव्य है। परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे नोटिस मात्र माना, अर्थात इसे हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यह अभी केवल किसी नोटिस में या किसी अन्य काव्य में इसका उल्लेख है, परंतु अभी तक हमने इस जय मयंक जस चंद्रिका को प्राप्त नहीं किया है। इसी तरह से सारंगधर रचित जो हमीर रासो है यह भी अभी तक प्राप्त नहीं है। हाँ, प्राकृत पेंगलम में इसकी रचना के संबंध में कुछ प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा यह रचित रचना भी प्राप्त नहीं है। नल सिंह रचित विजयपाल रासो,
विजयपाल रासो जो है, इसकी रचना काल अगर हम देखें तो लगभग 1100 विक्रमी संवत होगी, अर्थात लगभग 1043 सन या ईस्वी हम इसकी रचना मान सकते हैं। परंतु इसमें भी विवाद है, क्योंकि ये भाषा के रूप में 16वीं शताब्दी की रचना प्रतीत होती है। 42 छंदों की एक रचना है और इसमें विजयपाल की विजय यात्राओं का वर्णन है, वीर गीत है यह भी। अब श्रीधरकत रणमल छंद जो कि 1454 विक्रमी संवत में लिखा गया था, इसे भी रासो काव्य के अंतर्गत माना जाता है। इसकी भाषा डिंगल है। चंद्रप्रदाय की द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो की भाषा भी डिंगल है। अब यहाँ पर दो शब्द आते हैं, डिंगल और पिंगल। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पिंगल कोमलकांत पदावली युक्त भाषा की शैली थी उस समय प्रचलित, और उस समय प्रचलित कठोर वर्णों युक्त ओजपूर्ण वर्णनों से सुशोभित भाषा थी डिंगल, भाषा शैली थी। बाद में चलकर पिंगल ब्रज भाषा में समाहित हो गई और डिंगल राजस्थानी भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति और बनी रही। छंद का एक पद्य है जिसमें कवि श्रीधर क्या कहते हैं, ढम ढम ही ढम ढम कार ढंकर ढोल ढोली जंगिया सुर करही रण सहनाई समुहिर सरस रसी समरंगिया कल कलहि काहल कोडी कल रवि कुमल कायर थर हरई संचरई क्षण सुर ताण साहण साहसीर सवि संगरई सहसी सवि संगरई। कवि जगनीक की एक पद्य हम पढ़ेंगे जो कि आल्हा के रूप में सुनाई देती है। वह है, 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार। इसी तरह से पृथ्वीराज रासो का अगर हम एक पद देखें तो इस तरह से आएगा, मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए बाल बेश ससिता समीप अमृत रस पिन्निय बिगसी कमल सृग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिय हीर कीर अरुबिंब मोती नख सिक अहि घुट्टिय। यह रचना जो है पद्य हम चंद्रप्रदाय द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो से ली गई है। आइए हम और जानते हैं पृथ्वीराज रासो और उसके खुमान रासो का एक पद्य आप देखिए। खुमान रासो से पहले बीसल देव रासो का पद्य देखिए। 12 से बहुतरा मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी, शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। और भी है बीसल देव रासो का एक पद्य और देखिए आप। पर्णब चाल्यो बीसल राय चौरास्या सौलिए बोलाय जान तनी साजती करेऊ जिरह रंगावली पहरजो टोप हुई पैसारे बीसल राव आबी सैल अंतबेरी राव रूप अपूरब पेशी इसी असरी नहीं सयण संसार पर्णब चाल्यो बीसल राय। इस तरह से विभिन्न पद हमने देखे और रासो काव्य के बारे में चर्चा की। हम आगे बात करेंगे राजर्षित काव्य में दो कवि ऐसे हैं, अमीर खुसरो और विद्यापति। विद्यापति भी राज्य आश्रय में थे, परंतु उनकी रचनाएं लोक में इतनी प्रचलित हुई कि उसका स्वरूप बदला और लोक प्रचलन के कारण इसे हम लोकाश्रित काव्य में रखेंगे। इसी तरह से अमीर खुसरो की रचनाएं भी राज्य के आश्रय में हुई। वह 11 विभिन्न राजाओं या मुगल सरदारों के अधीन रहे और उन्होंने काव्य रचना की। उन्हें हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है, परंतु उनकी रचनाएं भी
लोकाश्रित काव्य के अंतर्गत आएगी, क्योंकि यह लोक में प्रचलित हुई और उसका रूप अवश्य बदला, क्योंकि समय के साथ साथ लोक मानस में भाषा बदल जाती है। अब हम आगे का जो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम लोकाश्रित काव्य के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और उसका रासो काव्य में स्थान निर्धारण, जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।